मानवाधिकार दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हुए शामिल। अमृतकाल को बताया देश का गौरव काल। कहा, जहां सभी के लिए कानून और न्याय हो एक समान, उसी समाज में फलता फूलता है मानवाधिकार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन की रखी आधारशिला। सालाना 30 लाख से यात्रियों को मिलेगी बेहतरीन सुविधा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार गठन की तैयारियां तेज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा विधायकों की बैठक सोमवार को। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य बैठक में होंगे शामिल। WHO आज गाजा और वेस्ट बैंक में मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर करेगा आपात बैठक। बैठक में फिलिस्तीनी दूत विदेशी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अधिक चिकित्सा सहायता की करेंगे मांग। और डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी भारतीय टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। मानव अधिकार दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पिछले एक दशक में सबसे जरूरतमंद तबके तक सरकारी योजनाओं की पहुंच ने लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज पारदर्शिता और सुशासन से करोड़ों लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मानव अधिकारों के संरक्षण के मामले में भारत को दुनिया के लिए मिसाल बताया है। मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के सबसे कमजोर तबके तक जरूरी सेवाएं पहुंचाना मानव अधिकारों के संरक्षण की सबसे उत्कृष्ट मिसाल है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मानव अधिकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती था, लेकिन पिछले एक दशक में भ्रष्टाचार के सफाये से करोड़ों लोगों को गरीबी की बेड़ियों से मुक्त किया जा सका है। उपराष्ट्रपति ने इस बात से भी आगाह किया कि जन कल्याण की योजनाओं के नाम पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटे जाने के अपने खतरे होंगे। The politics of so-called freebies, for which we see madness, distort expenditure priorities. Freebies, as per economic giants, undercut the basic framework of macroeconomic stability. There needs to be a healthy national debate how expensive this patronage is for the economy, life quality and social cohesion in the long run. इस मौके पर मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि मानव अधिकार की रक्षा भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है। प्राचीन भारत में कानून और न्याय धर्म का स्रोत रहे हैं। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आधुनिक तकनीक ने तमाम सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन इसको लेकर सजग रहने की भी उतनी ही जरूरत है। New digital technologies have transformed the way people live, also help drive progress for all the sustainable development goals. The internet is useful but has a dark side, infringing on privacy through the spread of hate speech, misinformation, undermining democratic process, increasing online violence against women and children. When improperly or maliciously used, it can fuel divisions within and between communities to undermine human rights. 10 दिसंबर 1948 में इस दिन मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संस्मरण के तौर पर दुनिया भर में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। पिछले 30 वर्षों में आयोग ने 22,48,000 से अधिक मामले दर्ज किए और 22,41,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया। इसके साथ ही आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत के रूप में 230 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान की सिफारिश भी कर चुका है। विकास सारथी,
डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्रा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भूमि पूजन किया। शिलान्यास कार्यक्रम से पहले सिंधिया ने राजमुंद्री हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि नया टर्मिनल भवन 17,000 वर्ग मीटर में फैला होगा। 4,000 वर्ग मीटर वाला पुराना टर्मिनल भवन अब 21,000 वर्ग मीटर तक होगा। केंद्रीय मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण की वजह से ही पिछले 9 सालों में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। We are building a new terminal of 17,000 square meters, 1,80,000 square feet, ladies and gentlemen, 400% of the size of today's Rajamundry Airport. So when Prime Minister Narendra Modi ji's vision, his thought of Atmanirbhar Bharat, भारत बढ़ेगा, भारत अग्रसर होगा और मां भारती को विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल पर हम लोग स्थापित करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा के 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विष्णुदेव साय और रेणुका सिंह मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमुख दावेदार हैं। इसके अलावा भी कुछ और नामों पर चर्चा की जा रही है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक हो रही है और ये बैठक अंदर चल भी रही है और इस बैठक में आज एक बड़ा निर्णय होता हुआ नजर आएगा। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी और ऐसे में तमाम नाम इसमें सामने भी हैं, जिसमें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विष्णुदेव साय और रेणुका सिंह, ये वो प्रमुख नाम हैं जो सबसे पहले इसमें यहाँ पर रखे गए हैं और इन्हीं में से जो प्रमुख दावेदार होगा उसके हाथों में कमान सौंपी जाएगी और वही अगला मुख्यमंत्री बनेगा। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो तमाम मुद्दे हैं उनसे कैसे पार पाना है, जो तमाम स्थितियां हैं, उस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमेश, अभी क्या हलचल वहां पर चल रही है और क्या माने कब तक मोहर लग सकती है मुख्यमंत्री के नाम पर? जी गौरव, आपको मैं बता दूं, अभी भी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा सस्पेंस बरकरार हुआ है। फिलहाल पार्टी के द्वारा 3 पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचे हुए हैं। भाजपा कार्यालय में विधायक दल की बैठक हो रही है। 3 चरणों में बैठक होनी है। पर्यवेक्षक 1 to 1 कर 1-2 से विधायक से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल जो पहली बैठक हुई है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, विष्णुदेव साव हैं, ये तमाम लोगों से बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा, इन तमाम लोगों को लेकर यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ पर बीजेपी के तमाम समर्थक भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर में कौन होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। अभी विष्णुदेव साय होंगे हमारे यहाँ के। हमारे लिए हमारे विष्णुदेव साय जी हमारे कुनकुरी विधायक चुन के आए हैं। हमारा 99% उम्मीद है कि वो हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम बनेंगे। हमारे आकलन से बिलासपुर संभाग से ही होना चाहिए और जिसमें अरुण साव जी की महती भूमिका है और उनकी चांस सबसे अधिक लग रहे हैं। देखिए, सरगुजा संभाग के प्रेम को जैसे 14 का 14 सीट हमको सरगुजा संभाग से मिला है, तो सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री हो और पुरानी मांग छत्तीसगढ़ की पूरी हो, आदिवासी मुख्यमंत्री हो। तो तमाम ये जो समर्थक हैं, अलग अलग लोगों का कहना है। हालांकि 5-6 लोगों का नाम चल रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साय, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, इन तमाम लोगों का छत्तीसगढ़ के सीएम के रेस में नाम चल रहा है। फिलहाल अभी ऑब्जर्वर सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक भी शुरू हो गई है और विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद ही ये निर्णय ऑब्जर्वर की तरफ से ये दिया जाएगा कि आखिर में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा।
सोमेश, 3 चरणों में ये पूरी बैठक संपन्न होने वाली है। ऐसे में अभी कितने चरण वहां पर हो चुके हैं और क्या माने कि कब तक ये पूरा जो आउटपुट है वो निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज मुख्यमंत्री का जो दावेदार होगा उसका नाम लिखा जाएगा, साथ में बताया जाएगा और उसके आने वाले समय के लिए, क्योंकि अब 5 साल तक बागडोर भी हाथ में होगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। जी गौरव, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2023 में 54 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो ये आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ये नतीजे आ गए थे, बीजेपी के पक्ष में 54 सीट आए थे, तो आज का दिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज भाजपा कार्यालय में जिस तरह से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़ का कौन मुख्यमंत्री होगा इसको लेकर तमाम अटकलें भी जारी हैं, लगातार चर्चा का भी विषय बना हुआ है। मैंने कुछ देर पहले जिन नामों का जिक्र किया था उन तमाम नामों में से एक मुख्यमंत्री ही बनेगा। हालांकि 2 बैठकें हो चुकी हैं, तीसरी बैठक होगी, शाम तक यह बैठक खत्म हो जाएगी और उसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री कौन होगा। जी गौरव। सोमेश, आधार की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में, क्योंकि तमाम छत्तीसगढ़ में ऐसे मुद्दे हैं जो अब की बार चुनाव में काफी पुरजोर तरीके से वहां पर देखा गया, उनको उठाया गया, तो इन मुद्दों को देखते हुए, वहां की स्थितियों को देखते हुए और किन किन बिंदुओं पर यहां पर जो नाम है उसको फाइनल करने की जो कवायद है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या रूपरेखा इसके पीछे की नजर आ रही है? जी गौरव, जरूर आपको मैं बताना चाहूंगा, 15 के वनवास के बाद छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, 68 सीटों पर काबिज था और बीजेपी को 15 सीट मिले थे। 5 सालों में बीजेपी ने आरोप लगाया कि इन्होंने विकास कुछ भी नहीं किया, ग्राउंड जीरो पर वही हाल था। चाहे सरगुजा क्षेत्र की बात करूं, जसपुर की बात करूं, चाहे उसी तरह बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, इन इलाकों में धर्मांतर एक बड़ा मुद्दा था। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे, चुनावी रैलियां की, तो उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दों का जिक्र किया था, जैसे महादेव घोटाले की बात हो, पीएससी स्कीम की बात हो, कोयले घोटाला की बात हो, तो ये तमाम जो मुद्दे इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण थे। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के नाम पर यह घोषणा पत्र जारी किया था, जिस तरह से नवविवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए देने की बात कही गई हो, सिलेंडर 500 रुपए देने की बात कही गई हो, किसानों को 31 रुपए देने की बात कही हो, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा इनको इंप्लीमेंट भी करना है, ग्राउंड जीरो पर लोगों को बताना भी है, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी ग्राउंड जीरो पर रहेगी। जी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा जब तक ये बैठक संपन्न होती है। आप नजर बनाकर रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण आज का ये पूरा दिन हो जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम का जो ऐलान है वो आज इस बैठक के बाद साफ होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में पशुपेश अभी भी जारी है वहां पर और पार्टी द्वारा 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने के बाद सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को राजस्थान में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। बाबा बालक नाथ, ओम माथुर भी रेस में बताए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में विधायकों से बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जा सकती है। और वहीं मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज है। इसे लेकर कल भाजपा विधायक दल की बैठक हो गई और इस बैठक में नए मुख्यमंत्री को लेकर नाम तय किए जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने के फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। विधायकों से रायशुमारी के लिए नियुक्त 3 पर्यवेक्षक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य शामिल हैं। बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री भी भाग ले रहे हैं। क्षेत्रीय परिषदों की प्रत्येक बैठक में राष्ट्रीय महत्व के अनेक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इसके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन,
देश में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का गठन, पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण दूर करना, स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर कम करना और इसके अलावा सामान्य हित के अन्य मुद्दे इसमें शामिल हैं। वर्ष 2014 से अब तक पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की कुल 55 बैठकें हुई हैं। इनमें स्थायी समितियों की 29 बैठकें और क्षेत्रीय परिषदों की 26 बैठकें शामिल हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और ये समारोह दलित समुदाय के सम्मान के लिए भाजपा की दिल्ली राज्य इकाई द्वारा आयोजित किया गया था। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ राजनाथ सिंह ने भी दलितों के साथ दोपहर का भोजन किया। और ये सचमुच ये हम सब के लिए एक हर्ष का विषय है कि आज पूज्य महात्मा गांधी की समाधि स्थल के बिल्कुल पास ही आज महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। वैसे तो भारत ही नहीं दुनिया के कई स्थानों पर चले जाइए, वहां पर आपको गांधी की कहीं आदमकद प्रतिमा, कहीं बैठी हुई प्रतिमा, तरह तरह की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन समाधि स्थल के बिल्कुल नजदीक इस प्रकार की गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना, मैं समझता हूं कि यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं विजय गोयल जी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर हो रही छापेमारी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि बंधु जवाब तो देना पड़ेगा, तुमको भी और तुम्हारे नेता राहुल गांधी को भी। ये नया भारत है, यहाँ पर राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। भागते भागते थक जाओगे, लेकिन कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जनता की लूटी हुई पाई लौटानी पड़ेगी। और धीरज साहू मामले पर केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी की चुप्पी पर निशाना साधा है। जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार का समर्थन करती है, इसलिए इस बारे में राहुल गांधी इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपका मित्र, आपका क्लोज एसोसिएट
आपका भारत जोड़ो यात्रा का पूरा इंतजाम करने वाले, आपका पार्टी का 3 बार राज्यसभा का सदस्य धीरज साहू जी का इतना ब्लैक मनी इनकम टैक्स अधिकार रेड करके पकड़ा है, इस विषय पर आपका सोशल मीडिया में आपका क्यों पोस्ट नहीं कर रहे, आपका मुंह क्यों नहीं खोल रहे? बार बार आईडी के ऊपर, इनकम टैक्स का अधिकार के ऊपर आप क्रिटिसाइज करते रहते हैं। आज मुंह क्यों बंद हो गया आपका? आपका मुंह से क्यों बात नहीं निकल रहे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार के साथ रहते हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू मामले पर घिरी कांग्रेस लगातार इस मामले से पल्ला झाड़ने में लगी हुई है। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि ये धीरज साहू का निजी व्यवसाय है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। धीरज साहू जी, उनके बड़े भाई, उनके पिताजी, सब ये लोग खानदानी लोग हैं और एक बड़े व्यवसाय के बड़े घराना से इन सारे लोगों का ताल्लुकात है। अब ये जो पैसा है, ये पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है, कैसा है, ये तो इनकम टैक्स वगैरह को क्लियर करना चाहिए और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करें। व्यवसाय है, उसमें कोई पार्टी का कोई उसमें लेना देना नहीं ना है। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट भी करना चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। और अयोध्या में श्री राम मंदिर में अर्चकों का प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण में प्रतिदिन चारों वेदों के पारायण, रामलाल के पूजन विधि और राम मंदिर के 500 वर्ष के संघर्ष के इतिहास का बोध कराया जाएगा। प्रशिक्षण शुभारंभ के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा है कि अर्चकों के प्रशिक्षण के लिए 21 छात्रों का चयन हुआ है, जिन्हें वेद मित्रों के साथ पूजन विधि का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इनमें से ही मुख्य रूप से 6 अर्चकों का चयन करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से भगवान श्री राम लला की सेवा पूजा अर्चना के लिए प्रशिक्षण केंद्र आज से आरंभ हुआ। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की पूजा सविधि हो, उत्तम से उत्तम हो, जैसी शास्त्रों में कही गई है वैसी हो। यह ऐसे नहीं हो जाता है, इसके लिए कुछ प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार से पहले आवेदन पत्र मंगा करके बाद में साक्षात्कार करके यहाँ पर 21 छात्रों का चयन यहाँ पर हुआ है। वैसे 24 का हुआ था, लेकिन अपनी घर की असुविधा के कारण 3 छात्र उसे नहीं आ पा रहे हैं उसमें। वहीं प्रशिक्षित करने वाले आचार्य चंद्रभानु शर्मा ने कहा कि प्रतिदिन संध्या वंदन, अर्चना, प्रातः स्मरण के बाद कक्षाएं चलेंगी। इसके साथ ही राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों की जानकारी भी दी जाएगी। 4 बजे जागरण होगा और रात्रि 9:30 बजे तक का प्रशिक्षण है। संध्या वंदन, अर्चना, प्रातः स्मरण, ये सब होके उसके बाद में कक्षाएं चलेंगी और सायंकाल में प्रतिदिन 1 घंटे के लिए बौद्धिक रहेगा। राष्ट्र के बारे में बताया जाएगा, जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं उन लोगों के बारे में बताया जाएगा और 1528 से लेकर अब तक जिन लोगों ने इस संघर्ष में अपना बलिदान दिया है उनके बारे में चर्चा की जाएगी, उनके बारे में बताया जाएगा। 4 बजे जागरण होगा और रात्रि 9:30 बजे तक का प्रशिक्षण है। संध्या वंदन, अर्चना, प्रातः स्मरण, ये सब होके उसके बाद में कक्षाएं चलेंगी और सायंकाल में प्रतिदिन 1 घंटे के लिए बौद्धिक रहेगा।
राष्ट्र के बारे में बताया जाएगा, जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं उन लोगों के बारे में बताया जाएगा, और 1528 से लेकर अब तक जिन लोगों ने इस संघर्ष में अपना बलिदान दिया है उनके बारे में चर्चा की जाएगी, उनके बारे में बताया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में हुई अहम बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंप दी है। आकाश आनंद बसपा प्रमुख मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आज मायावती ने हाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के सभी राष्ट्रीय व राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम व लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बसपा का पहले से भी खराब प्रदर्शन रहा है। उसको देखते हुए पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की ये बैठक काफी अहम थी। नतीजों की जमीनी रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में मायावती ने पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद बसपा नेता उदयवीर सिंह ने बताया कि मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए सभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा है। बैठक में बहन जी ने संगठन को केवल लोकसभा में लग जाने के लिए कहा है। लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी गई है और उसमें जाकर अपने क्षेत्र में काम करिए सभी लोग। बहन जी ने कहा कि मेरे ना रहने के बाद ये पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। तैयारियों के लिए जो राज्य कमजोर हैं वहाँ माननीय आकाश आनंद जी काम करेंगे। यूपी उत्तराखंड में नहीं, अन्य राज्यों में है जो कमजोर राज्य हैं उनमें काम। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने दिवंगत पिता के विचारों को प्रणब माई फादर आ डॉटर रिमेंबर्स नामक किताब में संकलित किया है। इस किताब में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने गांधी फैमिली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी प्रणब मुखर्जी को टफ नट मानते थे। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किताब में लिखा है कि उनके पिता जानते थे कि कांग्रेस पार्टी उन्हें कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। और नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने विकसित भारत एट 2047 पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। BVR सुब्रमण्यम ने देश के स्वास्थ्य ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य को लेकर बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में जारी है। 1 करोड़ से अधिक नागरिकों की भागीदारी इसमें देखी गई है। उत्तर प्रदेश 37 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ इसमें सबसे आगे है। यात्रा जब रायबरेली पहुंची तो ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा रायबरेली के भीतर गांव पहुंची। IEC यानी सूचना, शिक्षा और संचार वैन के पहुंचते ही महिलाओं ने स्वागत किया। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाली महिलाएं बेहद खुश हैं क्योंकि कभी झोपड़पट्टियों में रहने को मजबूर थीं और शौच के लिए खुले में बाहर जाना पड़ता था। लोग इलाज के लिए भटकते रहते थे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि अस्पताल तक जा सकें। समय बदला और पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। लोगों को शौचालय दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है जिससे उनके जीवन में बदलाव आया है। खाद, बीज, कीटनाशक दवा उपलब्ध हो रही जिससे हम सुखी और शांति से रह रहे हैं। मुझको ये PM किसान निधि जो मिल रही है इसके सहारे कृषि कार्य करने में हमको बहुत सहूलियत मिलती है। किसान सम्मान निधि मिलती है, मिलने के बाद खेती बाड़ी का बीज मिलता है और बीज ले लेते उसमें यूज कर लेते हैं, मजे का लाभ होता है इससे। प्रधानमंत्री की योजना से हमारा मकान पूरा कच्चा था और उस कच्चे मकान से हमको मोदी जी ने हमको लाभ दिया है। हमारे बच्चे लड़के सब सुकून से अब रह रहे हैं। ये हमारा आयुष्मान गोल्डन कार्ड है, इससे हमारा फ्री इलाज हुआ है। इसमें हमारा 1 रुपये का भी कोई खर्चा नहीं हुआ है।
ग्रामीणों के जीवन में आया बदलाव इस कार्यक्रम में भी दिख रहा है। लोग इस सरकार की योजनाओं से खुश हैं। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा अपने अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। जब तक आम आदमी समृद्ध नहीं होगा, तब तक हमारा ब्लॉक या जनपद समृद्ध नहीं होगा, और जो संकल्पना है विकसित भारत की, तब तक वो संभव नहीं है कि जब तक कि गांव का आम आदमी समृद्ध ना हो जाए और विकसित ना हो जाए। इससे हमारे गांव के ग्रामीणों को बहुत लाभ हो रहा है। सारी जानकारी लोगों को मिल रही है। जो विभाग इसमें नहीं, जो लोगों को जानकारी नहीं थी, उस सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को दी जा रही है और सब लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। जगह जगह पर पहुंच रही आईईसी वैनों की ब्रांडिंग इस तरह की गई है जिससे केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर प्रमुख योजनाओं, विशेषताओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली हिंदी और राज्य भाषाओं की फ्लैगशिप स्टैंडीज, ऑडियो विजुअल सामग्री, ब्रोशर, पैम्फलेट और बुकलेट के जरिए सूचना का प्रसार संभव हो सके, जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभ उठा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण के मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं। आज बैडमिंटन के प्रारंभिक दौर के मुकाबले आयोजित किए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन आज गाजा और वेस्ट बैंक में मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर बैठक करेगा। बैठक में फिलिस्तीनी दूत और अधिक चिकित्सा सहायता की मांग करेंगे। WHO ने कहा है कि इस सत्र के लिए 15 देशों से अनुरोध प्राप्त हुआ है। इससे पहले WHO ने कहा कि गाजा में बमबारी से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। बच्चों में डायरिया के मामले सामान्य स्तर से लगभग 100 गुना तक बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।